कुंदनपुर नामक गांव में एक रचना नाम की औरत रहा करती थी। उसकी दो बेटियां थीं। एक जो दिखने में बहुत सुंदर थी, जानवी, और दूसरी जो काली थी, उसका नाम सोनम था। एक दिन रचना अपने घर में बैठी हुई थी, तभी एक लड़का अपनी माँ के साथ आया। कैसे हो आप लोग? 2-3 दिन पहले ही हमें हमारी भाभी ने आप लोगों के बारे में बताया। मैंने आप लोगों का बहुत नाम सुना है और देखो आज मिलना भी हो गया। रचना बहन, आपकी जो भाभी है वह मेरी बचपन की सहेली है। उन्होंने आपकी बेटी के बारे में हमसे बात की और बस हमने भी हाँ कर दी। अब देखो ना, बेटा आज काम से बाहर जाने वाला था, लेकिन मैं बेटे को जबरदस्ती ले आई। अब आप शादी की तारीख निकालिए और जल्दी से जल्दी ये शादी करवा दीजिए। रचना ने एक नजर लड़के पर डाली। थोड़ा छोटे कद का था, रंग भी काला था, कुछ कुछ बाल भी उड़े हुए थे। मेरी बेटी सिर्फ थोड़ी सी काली है, उसके इतने बड़े बड़े बाल हैं, इतनी सुंदर नैन नक्श हैं, इतनी होनहार है, इतनी लंबी है। सारी अच्छाई मेरी बेटी के अंदर है, सिर्फ एक रंग ही उसका काला है। परंतु कल्याणी बहन का बेटा तो गंजा भी है, काला भी है और छोटा भी है। मुझे इन लोगों को अपनी बड़ी बेटी देनी भी चाहिए या नहीं? रचना मन ही मन सोच रही थी, तभी कल्याणी की आवाज उनके कानों में पड़ी। अरे बहन, क्या सोच रही हो? जो सोच रही हो हमें भी बताओ। आखिर हम तुमसे अपने बेटे का रिश्ता जोड़ रहे हैं। जो भी बात मन में है वह हमसे बोल दो, मन में नहीं रखो। और जरा बहू को तो बुला दो। वैसे तो हमने देख रखी है, बस एक बार बहू बनाकर आशीर्वाद दे दे तो मन को तसल्ली हो जाए। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ और अपनी बेटी को भी बुला कर लाती हूँ। रचना अंदर चली गई और कुछ ही देर में अपनी बड़ी बेटी को लेकर आई और बड़ी बेटी को देखते ही कल्याणी अपनी जगह से खड़ी हो गई। बहन जी, आप तो हमारा अपमान कर रही हो अपनी काली बेटी हमें दिखाकर। हमने पहले ही कहा था भाभी से कि हमें आपकी बेटी तो चाहिए, परंतु छोटी वाली चाहिए। बड़ी बेटी से हम विवाह नहीं करेंगे अपने बेटे का। मेरा बेटा इतना सुंदर है। रचना को अब उनपे बहुत गुस्सा आया और उनपे हंसी भी आई, परंतु उसने कुछ नहीं कहा और बात को संभालने की कोशिश की और समझदारी से बोला, हम अपनी पहली बड़ी बेटी का विवाह करेंगे, उसके बाद छोटी का करेंगे। तो फिर आप एक काम करो, पहले अपनी बड़ी बेटी का विवाह कर लो, उसके बाद जब छोटी का नंबर आए तो हमें खबर भिजवा देना। हम छोटी बेटी को लेने आ जाएंगे, क्योंकि आपकी बड़ी बेटी हमें नहीं पसंद है। हाँ, अगर छोटी बेटी का विवाह अभी करना है तो हम बिल्कुल तैयार हैं। रचना की हिम्मत अब जवाब दे गई। उसको तो पहले ही वह छोटा सा और गंजा लड़का पसंद नहीं आया था, ऊपर से काला भी था और उसके बावजूद उसके सुशील बेटी को उसी के सामने इतना सब बोल रही थी। रचना को तो जैसे मौका मिल गया। अब उसने कहा, बहन जी, अगर आपको सुंदर लड़की चाहिए ना, तो पहले आप अपने बेटे को सुंदर बनाओ। ना तो आपके बेटे के सर पर बाल है, ना वे गोरा है और ना ही लंबा है। अगर आप अपने गंजे, छोटे और काले बेटे के लिए सुंदर लड़की खोज रही हैं, तो फिर मुझे भी अपनी प्यारी सी बेटी के लिए एक सुंदर ही लड़का चाहिए। आपकी बेटी से मैं अब अपनी बड़ी बेटी का भी विवाह नहीं करूँगी। छोटी बेटी का तो बहुत दूर की बात है। इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ और निकल जाए, आप अपने गंजे बेटे को लेकर यहाँ से निकल जाओ और दोबारा मेरे घर के आसपास नजर मत आना। और अगर आप कहीं अपने बेटे का रिश्ता देखने जाओ तो पहले एक बार अपनी बेटे की ना शक्ल अच्छे से देख लेना, उसके बाद दूसरों की बेटी को देखने जाना। अरे, मेरी सहेली ने तो कहा था कि तुम बहुत अच्छी इंसान हो। तुम तो बहुत ही बदतमीज इंसान हो। अपनी काली लड़की को मेरे सुंदर बेटे के गले में बांधना चाहते हो, और अगर मैं नहीं बांधना चाह रही तो उल्टा मुझ पे भड़क रही हो। अरे, अपने पास रखो अपनी इस काली बेटी को। इसकी शादी नहीं होगी कभी भी कहीं भी। मैं जा रही हूँ अपने सुंदर बेटे को लेकर। तभी सुरेंद्र, रचना के पति, बाहर से आते हैं और सारी बातें सुन लेती हैं। ओफो, ये सब क्या हो रहा है? क्यों उन लोगों के पीछे दौड़ रही हो? वैसे ठीक ही तो कह रहे हैं ये लोग। कौन करेगा तुम्हारी काली बेटी से विवाह? अरे, कितनी बार समझाया तुमको कि सबसे यही बोलो कि जानवी बड़ी है और सोनम छोटी। ऐसे जानवी का तो विवाह होने दें कम से कम, और जब सोनम की बारी आएगी तब देखा जाएगा।
आप तो पिता हो, जब आप खुद ही अपनी बेटी को ऐसा बोल रही हो तो बाकी के बाहर के लोगों से मैं क्या ही उम्मीद रखूं? आपको फर्क नहीं पड़ता होगा। मैंने तो अपनी कोख से जन्म दिया है, मुझे तो दोनों बेटियों को बराबर का हक देना है। आपको फर्क करना है, आप कर लो। अरे मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। कई बार मैंने सोनम के रिश्ते की बात चलाई, अब कोई उससे रिश्ता करना ही नहीं चाहता तो मैं क्या करूं इसमें? हाँ नहीं तो इसीलिए कहते हैं ऊपर वाला बेटी दे तो सुंदर दे, नहीं तो बदसूरत बेटियां हमेशा बिन ब्याही रह जाती हैं घर में। अब तुमको तो मेरी बात बुरी लगेगी ना, परंतु समझ लो मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। देख लो तुम्हारे सामने है उदाहरण। ऐसे ही कुछ दिन बीत, अब तो जो भी रिश्ता सोनम का आता था वह छोटी बेटी को ही पसंद करके चला जाता था। ये जब रोज का हो गया तो जानवी इस इंतजार में थी जब उसकी बड़ी बहन का विवाह होगा और कब उसका नंबर आएगा। धीरे धीरे बहुत सारे रिश्ते आ गए, लेकिन किसी को भी अपनी बेटे के लिए काली लड़की नहीं चाहिए थी। सबको अपने बदसूरत बेटे के लिए भी सुंदर लड़की ही चाहिए थी। एक दिन रचना अपने घर बैठी हुई थी, तभी पड़ोस का राकेश वहाँ आया। रचना बहन, अब तो तुम्हारी दोनों बेटियां इतनी उम्र की हो गई हैं। अरे भाई उनका विवाह कर दो। कब तक बिठा कर रखोगी अपनी बेटियों को घर पर? कोई अच्छा सा रिश्ता विश्ता देखो और कर दो ब्याह उनका। आप ठीक कह रहे हो राकेश भाई, कोई रिश्ता हो आपकी नजर में तो बताना, मैं एक साथ ही दोनों बेटियों का विवाह कर दूंगी। मैं चाहती हूँ अब मेरी दोनों बेटियों एक ही घर में जाएं। दो बहन एक घर में भी होना तो बहुत सारी जगह एक बहन दूसरी बहन का साथ देती है। ससुराल में कोई अपना नहीं होता, बहन तो बहन के काम आ ही जाती है। अब माफ करना बहन जी, मेरे पास जो रिश्ता है उसके बेटे तो दो ही हैं, परंतु वो आपकी छोटी बिटिया को पसंद करते हैं, बड़ी को नहीं। अरे तो भाई साहब, मेरी छोटी बिटिया सुंदर है मैं जानती हूँ, परंतु वे छोटी है। पहले मैं बड़ी बेटी का विवाह करूंगी। एक बार बड़ी बेटी का विवाह हो जाए तभी छोटी के बारे में सोचूंगी। मैं ऐसा नहीं करूंगी सुंदर बेटी का पहले विवाह कर दिया और बड़ी बेटी को बिठा के रखा। एक बार बड़ी बेटी रह जाए और छोटी का विवाह हो जाए तो फिर बड़ी बेटी का विवाह कभी नहीं होता। सोच लो रचना बहन, अच्छे अच्छे रिश्ते हैं मेरे पास। परंतु सबको आपकी छोटी बेटी ही पसंद है। बड़ी बेटी से कोई विवाह करना ही नहीं चाहता, और फिर बड़ी बेटी के चक्कर में छोटी बेटी की जिंदगी बर्बाद तो मत करो कम से कम। अरे भाई जिसका हो रहा है उसका होने दो। और सही बताऊं, मुझे नहीं लगता कि आपकी बड़ी बेटी का विवाह कभी भी हो पाएगा, और फिर बड़ी बेटी के चक्कर में आपकी छोटी बिटिया की भी तो उम्र निकली जा रही है। पहले छोटी का कर दो, उसके बाद बड़ी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। करवा लेंगे रिश्ता जैसे तैसे करके। नहीं नहीं, तुम लड़के वाले को बुलाओ, तुम देखना वो लोग मेरी बड़ी बेटी को ही पसंद करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। आप समझ नहीं रही हो बहन। अरे देखो, अब जो भी रिश्ता लेकर आएगा वो साथ में एक सुंदर और एक काली लड़की को देखेगा, तो भाई सीधी सी बात है ना, हर कोई सुंदर को ही पसंद करेगा। एक बार छोटी का विवाह कर दीजिए। अरे बात तो मानिए, उसके बाद बड़ी का जुगाड़ लगा देंगे कहीं ना कहीं। जब रिश्ते वाले आएंगे और देखेंगे कि घर में सिर्फ एक बेटी है, अब फिर वो काली है क्या है वो तो बात की बात है, तो बस उसी से विवाह कर लेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे सुंदर बेटी के घर में होते हुए कोई भी अपनी बहू काली लड़की को थोड़ी ना बनाएगा। आप थोड़ा ना शांति से सोचो, हाँ दिमाग से सोचो, ठीक है बहन? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। आप कोई और रिश्ता लाओ, मुझे ये लोग नहीं पसंद। मुझे मेरी दोनों बेटियां बराबर प्यारी हैं। इस जमाने में और भी अच्छे लोग हैं जो मेरी छोटी बेटी से पहले बड़ी बेटी को पसंद करेंगे, और मुझे यकीन है वह दिन जरूर और जल्दी आएगा। हाँ, तो फिर बैठे रहो बहन जी, ऐसा दिन तो कभी नहीं आने वाला। चलिए नमस्ते। इतना बोलकर राकेश वहाँ से चला गया। अंदर खड़ी दोनों बेटियां ये सब सुन रही थीं। इसका मतलब है मेरा विवाह
कभी नहीं होगा। तो क्या मेरी बहन का भी नहीं होगा? माँ क्यों जिद पे अड़ी हुई है? जानवी के रिश्ते के लिए हाँ क्यों नहीं करती? ये बात जो तुम मेरे सामने बोलकर महान बन रही हो, माँ से जाकर भी बोल सकती हो ना। पर हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और होते हैं। सच तो ये है कि तुम खुद भी नहीं चाहती मेरा विवाह हो। ऐसा नहीं है, मैं कई बार माँ से ये बात बोल चुकी हूँ। माँ मेरी बात मानती ही नहीं है। ना जाने क्या हो गया है माँ को। आज पिताजी को आ जाने दो, मैं उनसे बात करती हूँ। तुम चिंता मत करो। अरे कैसे चिंता नहीं करूं? मेरी सारी सहेलियों में मैं सबसे ज्यादा सुंदर थी। उन सबका विवाह भी हो गया जो देखने में इंसान कम डायन ज्यादा लगती थी। अब गांव में आती है तो मेरा मजाक बनाती हैं कि कितनी सुंदर होकर भी कुंवारी रह गई। अब उनको कैसे बताऊं अपनी सुंदरता की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से रह गई हूँ। जानवी गुस्सा करती हुई अंदर चली गई। शाम को जैसे ही जानवी के पिता सुरेंद्र घर आए तो सोनम सीधा उनके सामने आकर खड़ी हो गई और मजबूत आवाज में बोली, पिताजी आप मेरी वजह से जानवी का विवाह मत रोकिए, उसका विवाह कर दीजिए, उसके बाद आप मेरा कर देना। अब माँ से तो बात करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि माँ मेरी बात मानती नहीं, परंतु आप तो मेरी बात मानते हो ना। जानवी का विवाह कर दो। आज उसका अच्छे घर में रिश्ता आया है। उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए, वे सिर्फ जानवी से ही शादी करना चाहते हैं अपने पुत्र की। बेटा मैं खुद जानवी का विवाह करना चाहता हूँ किसी अच्छे से घर में, और वैसे भी वो इतनी सुंदर है कि उसके लिए बड़े बड़े घरों से ही रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन तुम्हारी माँ को ये बात कौन समझाए कि एक बेटी तो कम से कम अच्छे घर में जाए। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है बेटा। अब मुझे तुम्हारी भी परवाह है, परंतु खुद सोच के देखो इन सब में जानवी का क्या कसूर है? वो ये सब क्यों सह रही है? समझ रही हो ना? इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसका विवाह हो जाए और वो अपने घर में खुश रहे। वे दोनों बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ रचना आती है। शायद तुम लोग ठीक कह रहे हो, मैंने अपने अहंकार में जानवी के विवाह को ज्यादा ही लंबा खींच दिया है। सोनम और आप मुझे समझते रहे, परंतु मैंने इस चीज में 7 साल बिता दिए और 7 साल में भी मेरी बेटी बड़ी का विवाह हुआ ही नहीं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं ही गलत हूँ और एक अच्छी माँ नहीं बन पा रही हूँ। अब मुझे सोनम से पहले जानवी का ही विवाह करना होगा। कम से कम एक बेटी का घर तो बस जाए। आप जाओ राकेश के पास और उसको बोलो हमें जानवी के लिए वह रिश्ता मंजूर है। सुरेंद्र राकेश के घर की ओर निकल जाती हैं। 2 ही दिन के बाद जानवी को लड़की वाले देखने आ जाती हैं। जानवी बहुत खुश थी। उसकी सास उसके लिए बहुत सारी सोने के जेवर लाई थी और उनको जानवी बहुत पसंद भी आई थी। राहुल भी बहुत नेक और अच्छा इंसान था। राहुल की माँ कमला ने सुरेंद्र से कहा, भाई साहब हम अगले हफ्ते ही ये विवाह करना चाहते हैं, आप भी तैयारी पूरी कर लीजिए। उसके बाद मेरी बेटी को शहर जाना है, उसका काम रुका हुआ है और वो विवाह के बाद जानवी को ही साथ लेके जाएगा। हाँ 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 हाँ, हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, चिंता मत कीजिए। शहर जाऊंगी मैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी तो किस्मत ही खुल गई। एक काम करती हूँ, आज सुंदर सुंदर से मेकअप का सामान और कपड़े खरीद लेती हूँ। शहर जाऊंगी, किसी शहरी से कम नहीं लगनी चाहिए मेरी सुंदरता। ऐसी हो जो देखे तो देखता ही रह जाए। और वैसे भी अब तो इतना सोना है मेरे पास, सबको पहनकर मैं सुनहरी दुनिया की रानी लगूंगी। अब मेरा कोई आस पास तोड़ नहीं होगा। कुछ ही देर में राहुल और उसकी माँ चले। रचना एक साड़ी लेके बैठ गई और उस पे काम करना शुरू कर दिया। माँ कुछ ही दिनों में मेरा विवाह है और आप ये क्या लेके बैठ गई हो? उठो और मुझे अच्छे अच्छे कपड़े दिला कर लाओ। जानवी ये भी मैं साड़ी ही बना रही हूँ। मुझे हाथ का काम करना बहुत अच्छे से आता है और मैंने सोचा था जब मेरी बेटी का विवाह होगा तब मैं अपने हाथ की बनी हुई साड़ी उसको पहनाऊंगी। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और आज मुझे ये दिन देखा ही दिया। छोड़ दो ये सब, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े और मेकअप दिलाओ। तुम एक काम करो, अपनी बहन को ले जाओ और उसके साथ जो खरीदना हो खरीद लो। चलो ठीक है, मैं सोनम को साथ ले जाती हूँ।
सोनम और जानवी दोनों ही बाजार की ओर चलती। अभी वो घर से निकली ही थी कि तभी राहुल, कमला और एक और औरत उनको रास्ते में मिली। अरे जानवी बेटी, कहाँ जा रही हो? हम तुम्हारे लिए कुछ विवाह के कपड़े लाए हैं। घर के अंदर आओ और देख लो। जो तुमको नहीं पसंद हो वो नहीं रखेंगे, बदल लेंगे। हाँ, विवाह में समय भी कम है, इसीलिए सामान तुम्हारे घर ही ले आए। ये सुनकर जानवी बहुत खुश हो गई और बड़ी बड़ी सपने देखने लगी। सोनम ने देखा कुछ देर तक जानवी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो सोनम को बोलना पड़ा। काकी, आप जो भी लाए हो वो अच्छा ही होगा। आप और राहुल इतने प्यार से लाए हो, देखकर, सोचकर, समझकर तो जरूर अच्छा ही होगा। जानवी से पूछने की क्या जरूरत है? इंसान सारी जिंदगी अपनी पसंद का ही पहनता है। एक विवाह ही होता है जिसमें इंसान माँ और सास की पसंद का पहन लेता है। ये सुनकर जानवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम खुद जितनी बदसूरत हो ना, उतनी ही बदसूरत तुम्हारी बात है। अब मेरी सास मेरी पसंद पूछ रही है तो तुमको क्यों जलन हो रही है? मम्मी जी, आप अंदर आओ, मुझे ये सब सामान देखना है। जानवी ने बहुत ही बेकार बात सबके सामने अपनी बहन को बोली थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कमला और राहुल के साथ में जो वो औरत थी, उसने सुमन को देखकर कहा, दीदी, ये लड़की कौन है जो हमारी होने वाली बहू के साथ है? ये मेरी बहू की बड़ी बहन है। है बड़ी बहन? इतनी काली और छोटी इतनी गोरी, मैंने तो ऐसा आज तक नहीं देखा। बहन बहन तो आपस में इतनी मिलती हैं। आप और मैं भी बहन हैं, देखो ना, बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। तो इन दोनों बहनों में इतना फर्क कैसे हो गया? और अभी आपने बोला ना कि ये बड़ी बहन है जो काली है, तो इसका भी विवाह नहीं हुआ? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा इसका विवाह हो पाया होगा। कौन इतनी काली लड़की से अपने पुत्र का विवाह करेगा? जब हमने नहीं किया तो और कोई कैसे कर सकता है? राहुल बहुत देर से जो इतना चुप खड़ा था, वो अब अपनी मौसी और माँ को चुप कराती हुई बोला, माँ, आप किसी इंसान की उसी के सामने इतनी तौहीन कैसे कर सकती हो? अरे उसने खुद को थोड़ी ना बनाया है। अब उसकी बहन सुंदर है, वो सुंदर नहीं है, तो इसमें उसका कोई दोष थोड़ी ना है। हाँ, नहीं तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग चुप रहें, और आप लोग हैं कि उसी को शर्मिंदा कर रहे हैं। गजब है भाई। आप मम्मी जी पे क्यों भड़क रहे हो? मेरी प्यारी बहन है ही ऐसी, जो भी इसको देखता है वो यही सब बोलता है। और अब तो सोनम को भी इन सब की आदत हो गई है। अब वो किसी की बात का बुरा नहीं मानती है ना सोनम? अब जैसा इंसान है उसको वैसा ही तो बोलेंगे ना अब। अरे मेरी माँ और मौसी बोल रहे हैं, चलो वो तो गैर लोग हैं, पराये लोग हैं। अरे लेकिन तुम तो सगी बहन हो ना, तुम तो कम से कम उसको ऐसा ना बोलो। बहन तो बहन की ढाल होती है। दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता बहन का ही होता है। सारी दुनिया साथ छोड़ देती है ना, जब बहन ही काम आती है। और बहन माँ तो नहीं, परंतु माँ से कम भी नहीं होती है। राहुल की बात सुनकर सब चुप हो गई और घर के अंदर आ गई। जानवी की सास जानवी को एक एक चीज दिखाती है, परंतु जानवी ने मन में सोच लिया था, आज अगर इस बुढ़िया की लाई हुई चीज को पसंद कर लिया ना, तो फिर अपने बेटे के साथ जाके खुद ही मेरे लिए सामान लाया करेगी। आज मैंने कुछ पसंद नहीं किया तो फिर अगली बार राहुल के साथ मुझे भी भेजेगी और मैं अपनी पसंद का सामान लाऊंगी, अपने हाथों से उड़ाऊंगी जितना मन करेगा। घर में तो कुछ मिला नहीं, अब ससुराल में भी ना लूं क्या? उसने सारी चीजें देख देख कर मुँह बनाया। मम्मी जी, ये सारी चीज अच्छी है, मैं नहीं कह रही अच्छी नहीं है, परंतु मैं कुछ और सोच रही थी। अब मेरा विवाह है तो बहुत सारे सपने हैं मेरे, और अपने विवाह में अपने सपने पूरे नहीं करूंगी तो कब करूंगी? आप मेरी बात का बुरा मत मानिए, और मैं अपनी शादी के लिए सारी चीज अपनी पसंद की लेना चाहती हूँ। ये सुनकर कमला जी का मुंह उतर गया। कितने मन से वे अपनी बहू के लिए ये सब लाई थी, परंतु वह दिल से बुरी नहीं थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा और बोली, कोई बात नहीं बेटा, तो तुम एक काम करो, राहुल के साथ चली जाओ और जो तुमको पसंद हो वह ले लो, ये सारा कुछ वापस कर दे। ऐसे ही दोनों का विवाह हो गया। जानवी आखिरी टाइम तक भी अपनी मर्जी चलाती रही और उसकी सास उसकी सारी बात मानती रही। अब उसको ही सुंदर बहू चाहिए थी, इसीलिए उसने जानवी के सर पर अपनी कोई बात नहीं थोपी। विवाह के कुछ दिन बाद ही अचानक राहुल का काम छूट गया।
राहुल शहर से घर आया और बोला, माँ, अब मुझे गांव में ही काम करना पड़ेगा। कितना अरमान था मेरा कि शहर जाकर रहूं और आप दोनों को भी वहीं ले जाऊं, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। मेरा काम छूट गया वहां से। अब गांव में ही मुझे कोई छोटा मोटा काम ढूंढना होगा। ये सुनकर कमला जी की आंखों में आंसू आ गई। उनके घर में जो सारी रौनक थी वे राहुल के शहर में काम करने से ही आ रही थी। धीरे धीरे घर का सारा सामान खत्म होने लगा और उनकी अमीरी गुर्बत में बदल गई। ये सब देखकर एक दिन जानवी चिल्ला उठी, क्या सोचा था मैंने और मुझे क्या मिल गया? गांव के सारे बड़े बड़े घरों में से मेरे रिश्ते आए थे, परंतु आप लोग ही रह गए थे मेरी किस्मत में। सोचा था बड़े घर में शादी हो रही है, शहर में जाकर ऐश करूंगी, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे गहने होंगे। आप लोगों ने मेरे सारे गहने बेच दिए। इस गुर्बत में मैं और नहीं रह सकती। आप शहर जाओ और कोई नया काम ढूंढो। इस गांव की कमाई से मेरा गुजारा नहीं हो सकता। अरे ये तुम क्या कह रही हो जानवी? जब शहर से मेरा काम छूट गया तो मैं शहर में कहाँ काम ढूंढूं? देखो, पहले जो मेरा मालिक था वो इसी गांव का था और वो गांव के कुछ लड़कों को अपने साथ लेकर गया था, परंतु अब मेरा मालिक मर गया और उसका जो बेटा है उसने शहर के लोगों को ही काम पर रख लिया है। गांव के सारे लोगों को उसने काम से निकाल दिया। अब ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए कि भाई, जब पूरे शहर में मैं एक ही आदमी को जानता था और उसी ने मुझे काम से निकाल दिया, तो बाकी काम कहाँ ढूंढूं, कहाँ रहूं? तुम तो मेरी पत्नी हो ना, तो तुम्हारा फर्ज बनता है मेरे सुख दुख में, हर मुसीबत में मेरे साथ देने का, और उल्टा तुम मुझ पे चिल्ला रही हो। हाँ, तो ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी ना कि आप जहाँ शहर में काम करते हो वो कोई गांव का आदमी है। हमें लगा शहर का कोई आदमी है जिसके पास आप काम करते हो। अब मुझे ऐसो आराम की आदत पड़ गई है। मैं इस गुर्बत वाली जिंदगी में नहीं रह सकती। सब आप लोगों की गलती है। आप लोगों ने हमें पहले कुछ नहीं बताया, वरना मेरे तो बड़े बड़े घरों में रिश्ते आए थे। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो मैं आपके घर में आई। ए जानवी, अब तुम ये सब कह के मेरा अपमान कर रही हो। पत्नी का फर्ज होता है पति के साथ हर कदम पर उसका साथ देना। अरे थोड़ा सा बुरा वक्त क्या आया मेरे जीवन में, तुम तो उल्टा मुझे ही खरी खोटी सुना रही हो। और गलती से भी अगर माँ ने सुन लिया, तुम्हें पता है माँ कितनी दुखी होंगी। एक तो माँ पहले से ही बहुत परेशान है, घर का एक एक सामान बिक चुका है। अब मैं माँ से तो अपने दिल की बात नहीं कह सकता, है ना? तुम तो मेरी धर्म पत्नी हो, मैं तुमसे ही अपने दिल की बात कहूंगा ना। और तुम, क्या कहूं, तुम समझ ही नहीं रही हो कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं तो जा रही हूँ अपने मायके, और जब आपका अच्छा काम चल जाए ना तो मुझे जाकर ले आना। मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे भाई, तुम ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकती हो। गांव वालों को पता लगेगा हमारे बारे में कि हम लोग ऐसे अलग अलग हो गए हैं, तो न जाने क्या क्या बातें करेंगे, समझो ना। और ये भी देखो, पहले से तुम्हारी एक बहन घर में बैठी हुई है बिन ब्याही, तुम भी जाकर बैठ जाओगी तो तुम्हारे घर के बारे में, तुम्हारे बारे में क्या क्या कहेंगे लोग बाग, कितनी बदनामी होगी, सोचा है इस बारे में? राहुल ने जैसे ही सोनम का नाम लिया तो जानवी चिल्ला उठी और भड़क कर बोली, उस कलमोही की वजह से ही मेरा विवाह आपके घर हुआ। उसके चक्कर में मेरे इतने अच्छे अच्छे रिश्ते निकल गए। अगर वह नहीं होती तो आज मैं भी किसी बड़े घर में राज कर रही होती। इस फकीर वाले घर में जिंदगी नहीं गुजर रही होती। जानवी राहुल का घर छोड़कर चली गई और राहुल उसके जाने के बाद बहुत टूट सा गया था। राकेश की माँ कमला को भी अब समझ आ गया था कि रंग रूप सब कुछ नहीं होता। इंसान का दिल सबसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए जो वह किसी के सुख दुख का साथी बन सके। एक दिन राहुल और कमला घर में उदास बैठे हुए थे। तभी राहुल का एक दोस्त सचिन वहाँ आया और बोला, क्या हुआ राहुल भाई? ये तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? और भाभी कहाँ है? और तुम्हारी माँ आजकल बहुत कमजोर होती जा रही भाई। ये हो क्या रहा है? कोई परेशानी है क्या घर में? भाई ऐसा है कि जब पत्नी अच्छी ना मिले ना तो फिर घर जंगल बन जाता है। एक पत्नी घर को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। तुम तो जानते हो पूरा गांव हमारे घर के बारे में क्या क्या बातें कर रहा है।
गुर्बत आई नहीं कि पत्नी छोड़कर चली गई। मां जब भी घर से बाहर निकलती हैं 10 औरतें ताना मारती हैं। मां ये सब सह नहीं पा रही, और मेरा तुमको पता ही है, हमेशा से ऐसी जीवन संगनी चाहता था जो मेरी हर बात को समझे। जितना प्रेम मैं उससे करता हूं उतना प्रेम वो मुझसे भी करे। परंतु जाह्नवी से विवाह करने के बाद मुझे ऐसा कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। वो हमेशा अपने अहंकार में रहती थी। उसने, सही बताऊं यार, उसने कभी मुझे समझा ही नहीं। वो मुझसे नहीं, मेरी अमीरी से विवाह करना चाहती थी, और जब तक दौलत रही वो भी मेरे साथ रही। जैसे ही गुर्बत आई वो तो पहले ही दिन मुझे छोड़कर चली गई। और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। मेरी जिंदगी तो नरक बन गई है। लोग मुझसे तरह तरह की बातें बोलते हैं कि देखो, इसकी पत्नी इसी को छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। कोई कहता है कहाँ चली गई, ये हो गया। क्या करूं क्या करूं। भाई देखो, अब ये बात तो हर कोई जानता है कि जो सुंदर होता है वो अहंकारी भी होता है। अगर अपनी जिंदगी अच्छे से व्यवस्थित करनी है तो किसी साधारण लड़की से विवाह करना चाहिए। मेरा तो देखो यही मानना है, और मेरी माँ का भी। इसीलिए मेरी माँ मेरे लिए कोई सुंदर नहीं बल्कि संस्कारी लड़की ढूंढ रही है। उनकी सारी बातें सुनकर कमला ने कहा, मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूँ जो सुंदर तो नहीं है परंतु बहुत संस्कारी है। वह किसी के सामने बोलना भी नहीं चाहती। उसको चाहे 100 बातें कह लो, वह सारी बातें चुपके खामोशी से सुन लेती है। अगर तुमको ऐसी लड़की चाहिए तो मैं तुम्हारी विवाह की बात कर सकती हूँ। परंतु काकी, सही बताऊं, ऐसी लड़की अभी तक बनी ही नहीं जिसको 100 बातें बोलो और वो सुन ले। आजकल किसी लड़की को एक बात बोलो वो 200 उल्टा सुना देगी। है एक लड़की जो सब चुपचाप सुन लेगी। क्या बात कर रही हो काकी? आप सच में कह रही हो क्या? वाह, ऐसा है तो ठीक है, मैं विवाह करने को तैयार हूं। और आप तो जानती हो कि मेरी माँ कितनी बीमार है। मैं ऐसी ही लड़की खोज रहा हूं जो मेरी माँ का ख्याल रख सके और उनकी सेवा कर सके। मैं लेकर जाऊंगी तुम्हारा रिश्ता। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बहू की बड़ी बहन है। मैंने आज तक उसके जैसी एक भी लड़की आज तक नहीं देखी। मैंने उसके मुंह पर इतनी उसकी तौहीन की, मेरी बहन ने भी की। उसकी खुद को छोटी बहन हमेशा करती रहती है, परंतु आज तक वो कुछ नहीं बोली किसी को। काकी, अगर ऐसी लड़की मिल गई तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात होगी। और मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगा कि उसके मान सम्मान में कोई कमी ना आए। काकी, आप बात कर लो, माँ से मैं बात कर लूंगा। अब माँ तो बिस्तर से उठ नहीं पाती, आपको ही उनके घर जाना होगा और विवाह की तारीख पक्की करनी होगी। आप मेरी तरफ से हो। राहुल और कमला शाम को ही रचना के घर पहुंच गई। जाह्नवी उनको देखकर चिल्लाई, आ गए ना मेरे हाथ पैर जोड़ने? मैं नहीं जाऊंगी, याद रखना। राहुल ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। कमला और राहुल रचना जी के पास आकर बोली, हम आपकी बड़ी बेटी का रिश्ता लेके आए हैं सचिन से। आपकी बेटी को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। सचिन को आप जानती ही हो, कितना समझदार है। गांव में अच्छा खासा नाम है उसका। आप सच कह रही हो, मुझे सचिन बहुत पसंद है। सच कहूँ तो कभी सोचा ही नहीं था मेरी सोनम का भी रिश्ता सचिन जैसे लड़के से आ सकता है। ये सब आपकी वजह से हुआ, क्योंकि अब हमें समझ आ गया है गलती जाह्नवी की नहीं हमारी है। हम सबने उसकी कीमत इतनी बढ़ा दी कि उसको सुंदर सुंदर बोल के ही वो भूल ही गई कि वो इंसान है। खुद को एक कांच की गुड़िया समझने लगी और सबको अपने सामने नचाती रही और हम नाचते रहे। आपकी बड़ी बेटी ने बहुत सह लिया, अब उसको भी उसके हिस्से की खुशी मिलनी चाहिए और सचिन से विवाह करके वो सारी जिंदगी के गम भूल जाएगी। वो मेरा दोस्त है और जो भूल मुझसे हुई है वो मेरे दोस्त से ना हो, इसीलिए आज हमको यहाँ आना पड़ा। जो जाह्नवी सोच रही थी कि वो उसको मनाने आया है, परंतु वो तो उसकी काली बहन का इतना अच्छा रिश्ता लेके आई थी। ये सुनकर जाह्नवी और गुस्से में आ गई।
सचिन इतना अच्छा है, इतना अमीर है, वो मान कैसे गया काली लड़की से विवाह करने के लिए? काश उसका रिश्ता मेरे लिए आया होता। उसके सारे अरमानों में पानी फिर गया था। सोनम का विवाह सचिन से हो गया और जानवी अपने अहंकार से मायके में ही पड़ी रही। कुछ दिन में उसकी सुंदरता ढलने लगी और गांव के लोग जो सोनम को कहते थे कि इसका विवाह कभी नहीं होगा, वो बड़े ही सुकून से जी रही थी इज्जत की जिंदगी। और जानवी घर बस गई थी। इतनी सुंदर होकर भी अब घर में ही उसकी कोई इज्जत नहीं थी। घर के एक कोने में वह पड़ी रहती थी।